सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं सरिता अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति स्टडी क्लासेस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मनुष्य तीन कोटि के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो परिणाम की चिंता करके करें या ना करें और चुपचाप घर में बैठे रहते हैं। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो क्या है उत्साह में या जोश में क्या है किसी कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कठिनाई आने पर मध्य में क्या है उसे त्याग देते हैं और त्याग करके घर बैठ जाते हैं। लेकिन सबसे जो उच्च कोटि के यानी उत्तम कोटि के लोग हैं वो क्या है, पहली बात तो यदि कार्य को नहीं उठाया तो करेंगे नहीं, और कार्य को उठा लिया तो जब तक उसका परिणाम ना आ जाए, अंत तक ना पहुंच पाए, तब तक उस कार्य को वो छोड़ते नहीं हैं। तो हम बस अपने YouTube चैनल के माध्यम से बस यही कहेंगे कि जो छात्र अभी भी बैठे हैं कि हम फॉर्म भरें या ना भरें, तैयारी करें या ना करें, हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो ये सब सोचने का समय नहीं है। अब क्या है, उठ जाना है और तैयारी करना है। और मेरा यही कहना है कि निकलोगे नहीं घर से, निकलोगे नहीं घर से तो मंजिल पाओगे कैसे। निकलोगे नहीं घर से तो मंजिल पाओगे कैसे। वृक्ष नहीं लगाया, वृक्ष नहीं लगाया तो छांव पाओगे कैसे। वृक्ष नहीं लगाया तो छांव पाओगे कैसे। माना माना पैसा खूब कमाओगे इस जिंदगी में। माना पैसा खूब कमाओगे इस जिंदगी में, पर ये बताओ कि इस तन पर खाकी वर्दी कहाँ से पाओगे, कहाँ से पाओगे, कहाँ से पाओगे। तो बस खाकी की लगन, खाकी को पाना हर किसी का सपना होता है, तो सपने को साकार करने का समय है। तो अब आलस्य को त्यागें और सजग हो जाएं। अगर खाकी से प्यार है, प्रेम है, मोहब्बत, किसी किसी को नशा होता है, तो बस डट जाइए। आज 5वीं क्लास है। आज मैं 5वीं क्लास में आपको उपसर्ग, प्रत्यय और इसके बाद संज्ञा, संज्ञा के बाद वचन, लिंग, पुरुष, ये सब बताऊंगी। तो इसमें क्या है, उपसर्ग, 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 उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है, अगर इसका विभाजन करें तो उप अलग हो जाएगा, उप प्लस सर्ग। तो जो उप का अर्थ है वो समीप होता है, समीप, और सर्ग का मतलब सृष्टि करना, सृष्टि करना। अर्थात 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 वे शब्द जो किसी शब्दांश शब्दांश के पहले जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अर्थ को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात
उपसर्ग क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय में इतना ही भेद है कि उपसर्ग क्या है, शब्दांश के पहले लगते हैं, और प्रत्यय क्या है, शब्दांश के अंत में लगते हैं। तो जैसे 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 क्या है, परा, परा, परा है, जैसे ये उपसर्ग है। तो उपसर्ग को हम आपको समझाने के लिए, परा का मतलब क्या होता है, परा, परा से शब्द कैसे बनेगा, जैसे पराकाष्ठा, पराकाष्ठा। तो पराकाष्ठा में क्या है, कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, परा, यानी कि वे शब्द जो किसी शब्दांश के पहले पहले लगते हैं उन और अर्थ को क्या करते हैं, अब इससे काष्ठा और परा अलग अलग थे, लेकिन इसको एक अर्थ दे दिया, एक पराकाष्ठा, तो ये होता है। तो इसमें कौन कौन से हैं उपसर्ग, जैसे जैसे उपसर्ग कौन कौन से हैं, परा, परा के बाद परा, परा के बाद अप, अप के बाद अनु, अनु के बाद औ। अब इसी का अर्थ ऐसे, जैसे परा से क्या बना, प्रकाश, इससे क्या बना, पराधीन, पराधीन, इससे अपमान, मान, अनुगमन, अनुगमन, और इससे अवकाश, अवकाश। ठीक है, तो इस तरह समझाने के लिए, तो क्या है, प्रा, परा, अप, अनु, औ के बाद निर, निर, दुर, दुर के बाद वी, आ, नी, उप, अधि, अधि, अधि के बाद अति, अति, अभि, अभि, अभि के बाद प्रति, प्रति, परि, परि, कु, स्व, सह। ये क्या है, उपसर्ग हैं, ये क्या है, ये सारे उपसर्ग हैं। इसमें क्या है, शब्द बन जाएंगे। ये उपसर्ग क्या है, किसी शब्दांश के पहले लगते, पूर्व में लगने वाले, शब्दांश के पूर्व में लगने वाले क्या है, शब्द के पूर्व में लगने वाला जो है अक्षर, वो उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, तो क्या है, वही क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग। अब उपसर्ग के बाद, उपसर्ग के बाद, उपसर्ग के बाद, उपसर्ग के बाद प्रत्यय, प्रत्यय। अब प्रत्यय, प्रत्यय क्या बताया, प्रत्यय, प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में, अंत में लगे होते हैं, लगे होते हैं, शब्द के अंत में लगे होते हैं। अब जैसे, अगर जैसे बात करें, जैसे, जैसे सफलता, सफलता, तो इसमें कौन सा, अगर लास्ट की बात करें, लास्ट में लगते हैं, तो इसमें कौन सा ता प्रत्यय लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ता। जैसे अच्छाई, अच्छाई, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, अगर प्रत्यय की आप लोगों से बात करें तो इसमें क्या रहेगा, इसमें आई, आई लग जाएगा, आई। ठीक है, बोलने से लग रहा होगा। तो इसमें क्या है, अब इसके प्रत्यय के भेद, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय के कितने भेद हैं, दो, कृदंत, कृदंत और तद्धित, तद्धित।
क्या है, कृदंत और तद्धित। अब कृदंत की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि कृदंत का मतलब क्या है। तो कृदंत, कृदंत क्या है, क्रिया। क्रिया के कृदंत क्या है, कृदंत क्रिया के पीछे जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं। जबकि जो तद्धित होते हैं, तद्धित वो क्या है, संज्ञा के, संज्ञा के पीछे पीछे जोड़े जाते हैं। ये आपको याद रखना है। मोस्टली क्या है कि आप लोगों से प्रश्न क्या पूछा जाता है, जो कृदंत होते हैं, जो कृदंत प्रत्यय हैं वो और तद्धित प्रत्यय मतलब अलग अलग किसको क्या कहते हैं, किसके अंत में जोड़े जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, यही क्वेश्चन ज्यादातर बनता है। इसके बाद अब कृदंत में कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो संस्कृत से एज इट इज हूबहू क्या किया, हिंदी में ले लिए गए हैं, उनको मैं बताती हूँ। और इसके बाद हिंदी के कुछ प्रत्यय हैं कृदंत के। तो कृदंत के प्रत्यय जैसे संस्कृत की बात करें तो तिन, इसके बाद तव्य, तव्य, तव्य के बाद क्यत, फिर इसके बाद अनीय, अनीय, अनीय के बाद त्रिच, त्रिच, त्रिच के बाद अक, अक के बाद अक, अक। तो इसका क्या होगा, जैसे कृति, कृति शब्द बना कृति। इसके बाद फिर तव्य है तो गंतव्य, गंतव्य। इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा पठित, पठित, पठित। इसका क्या बनी, कंपनीय, कंपनीय। इसके बाद त्रिच का बनेगा कर्तृ, कर्तृ। इसके बाद अक का बनेगा पाठक, पाठक, पाठक के बाद फिर यत, यत, यत और घई। ये क्या है, इनका बनेगा लभ्य, लभ्य। इसके बाद घई का बनेगा धर, धर या भर। ये तो हो गए क्या है, ये संस्कृत के कृदंत प्रत्यय हैं। संस्कृत के कृदंत, कृदंत प्रत्यय क्या है, ये संस्कृत के जो कृदंत प्रत्यय हैं वो हूबहू क्या है, हिंदी ने स्वीकार कर लिया, अडॉप्ट कर लिए हैं। तो क्या है, तिन, तव्य, कृत, अनीय, त्रिच, अक, यत, घई। तो इनसे कौन कौन से क्या बने, शब्द बने, वो है ये दिया गया है, ये शब्द बने। इसके बाद अब कुछ हिंदी के, जो हिंदी के हैं उसमें है आ, फिर है अंत, अंत, फिर अन, अन के बाद अना, अना के बाद है आ के बाद है आई, आई के बाद आऊ, आऊ, आऊ के बाद आओ, आओ, आओ के बाद है आवना, आवना, आवना के बाद है आहट, आहट, आहट के बाद आस, आस, आस के बाद इया, इया, इया के बाद ई के बाद ऊ। ठीक है।
अब क्या है, इनसे शब्द कैसे बने, इनसे शब्द कैसे बने, तो देखते हैं। इसमें क्या है, आ से बनेगा खेल, खेल, खेल के बाद जिसमें आ आए लास्ट में अ, चूंकि जब कोई कोई व्यंजन टूटता है तो उसमें क्या है, आ कोई ना कोई क्या है स्वर उसमें जुड़ा होता है, तभी वो व्यंजन का अक्षर पूर्ण होता है। ठीक, तो खेल, फिर इसके बाद अंत का होगा ज्वलंत, ज्वलंत, अन का बचपन, बचपन, बचपन काल, अना का होगा डरावना, डरावना, इसके बाद आ का होगा मेला, मेला, मिठाई, जमाऊ या टिकाऊ, टिकाऊ, टिकाऊ के बाद आओ का हो जाएगा जमाओ, जमाओ, जमाओ के बाद आवना का हो जाएगा भावना, भावना, भावना या सुहावना, 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 सुहावना के बाद आहट या बुध, बुध, बुदाहट, बुदाहट या सुबुगाहट, इसका हो जाएगा मिठास, मिठास, इसका या का हो जाएगा छलिया, छलिया, ई का हो जाएगा घुड़की, घुड़की, और इसका ऊ का धांसू। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये हिंदी के प्रत्यय हैं, हिंदी के प्रत्यय में क्या है, इनसे क्या क्या है शब्द बने। इसके बाद अब इसमें क्या है, अब तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। और तद्धित में क्या है, आ प्रत्यय, आ के बाद आई, आई, आई के बाद है आन, आन के बाद है आर, आर के बाद आरी, आरी, इला, इला, एड़ी, एड़ी, ओला, ओला, ओला के बाद है पन, पन के बाद पा, पा के बाद हारा, हारा के बाद ता। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा प्यासा, 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 इसमें बनेगी विदाई, विदाई, आन का बनेगा निशान, निशान, निशान के बाद आर का बनेगा कुम्हार, कुम्हार, आरी का बनेगा दुखियारी, दुखियारी, और दुखियारी, इला का बनेगा इला का बनेगा जहरीला, जोशीला, क्या है जहरीला। तो एड़ी का बनेगा गंजेड़ी, गंजेड़ी, गंजेड़ी के बाद ओला, ओला का बनेगा अंगोला, अंगोला, इसके बाद लड़कपन, लड़कपन, इसके बाद स्पा का बनेगा बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद लकड़हारा, लकड़हारा। ठीक है, इसके बाद मनुजता,
ये है तद्धित प्रत्यय। क्या है? प्यासा, आई से विदाई, आन से निशान, आर से कुम्हार, आरी से दुखियारी, इला से जहरीला, इस तरह एड़ी से गंजेड़ी, ओला से अंगोला, पन से लड़कपन, पा से बुढ़ापा बना, हारा से लकड़हारा बना, ता से मनुष्यता बना। ठीक है, ये हो गए तद्धित प्रत्यय। अब इसके बाद जो विकारी शब्द छूट गया था, विकारी शब्द तो विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द के यदि भेद किए जाएं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये क्या है? विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अब ये आ गए। अब इसके बाद अब बारी से पढ़ेंगे। तो क्या है? संज्ञा की परिभाषा आप सभी को पता है, वैसे बताने की आवश्यकता लिखने की नहीं है। संज्ञा की परिभाषा ये नहीं बताऊंगी, ये केवल बता देती हूँ। संज्ञा वह अविकारी शब्द है जिसमें किसी भाव, व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे राम पुस्तक और लड़कपन। इसमें क्या है? व्यक्ति, वस्तु और भाव, जिसमें वह अविकारी शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु और भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब क्या है? संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद की बात करें तो इसमें संज्ञा के भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति के बाद जातिवाचक, इसके बाद आएगा भाववाचक, और इसके बाद समूहवाचक। क्या है? संज्ञा के 4 भेद हुए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। अब इनको थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आपकी तैयारी केवल एक छोटे एग्जाम के लिए ही ना हो, आप और उत्तरोत्तर क्या है कि आगे बढ़ें। और क्या है कि कोई भी अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वहां आपको रुकना नहीं है और फिर से नई ऊर्जा के साथ क्या है, किसी और चीज की तैयारी के लिए आपको फिर से जुट जाना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में है जिस शब्द में एक व्यक्ति, एक वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे
जैसे क्या है, श्याम, श्याम। उत्तर एक दिशा है, तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा लगती है। श्याम, हिमालय, हिमालय, हिमालय के बाद दिवाली, दिवाली। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक का संज्ञा यानी जिसमें क्या हो, समूह का, समूह का क्या हो, बोध हो। नहीं, समूह का नहीं, जातिवाचक, सॉरी, जातिवाचक, समूह नहीं। इसमें क्या है, जातिवाचक एक विशेष, उसमें क्या है, एक विशेष प्रकार की, जिस शब्द से एक ही प्रकार के, क्या है, जिस शब्द से, जिस शब्द से, शब्द से एक विशेष प्रकार, एक विशेष प्रकार, विशेष प्रकार, एक विशेष प्रकार की वस्तुओं, वस्तुओं का बोध हो, का बोध हो। यानी ऐसे शब्द जिसमें कि एक विशेष प्रकार का क्या हो, एक ऐसे शब्द, जिस शब्द से, यानी ऐसे शब्द जिसमें एक विशेष प्रकार की क्या बताई गई हो, विशेषता बताई गई हो। जैसे जातिवाचक एक विशेष प्रकार का, जैसे स्त्री, स्त्री, गाय, जैसे स्त्री, गाय, गाय के बाद लड़की या मकान। यानी जिस शब्द से एक विशेष प्रकार की वस्तुओं का बोध हो, एक विशेष प्रकार की वस्तुओं का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या है, इसमें क्या है, व्यक्ति के, व्यक्ति के गुण धर्म, गुण धर्म, दशा, दशा अथवा, अथवा व्यापार, व्यापार आदि का क्या हो, बोध हो। यानी वे शब्द जिसमें क्या है, व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद अपनापन, अपनापन, अपनापन के बाद हर्ष, घबराहट। ये क्या है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। यानी व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार आदि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। बुढ़ापा, अपनापन, हर्ष, घबराहट, शोक, विषाद, इस प्रकार के जो भाव उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। फिर इसके बाद आएगा समूहवाचक, समूहवाचक। समूहवाचक में नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है समूह। समूह का मतलब झुंड,
समूह का मतलब क्या होता है? झुंड। झुंड। तो झुंड ऐसे शब्द जिसमें व्यक्ति के समूह का बोध हो। क्या है? समूहवाचक में क्या है कि व्यक्ति के समूह का बोध हो। समूह जैसे सेना के बाद दल, गिरोह, झुंड। ठीक है। इसमें क्या है? मैंने केवल मनुष्य बताया है, व्यक्ति बताया है। इसमें क्या वस्तु भी आएगी, तो इसमें क्या है? यानी जिस चीज में क्या है कि समूह का बोध हो, एक जगह एकत्रित हो जाएं, वहां समूह बन जाता है। जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं तो समूह बन जाता है। कुछ जानवर इकट्ठे हो जाएं तो जानवरों का समूह बन जाए, झुंड बन जाता है जानवरों का। तो ऐसे जब समूह का बोध होता है तो उसमें क्या है? समूहवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद पांचवी है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से क्या धातु, द्रव्य, तथा ऐसी वस्तुएं जिसमें क्या हो? नाप तौल का बोध हो। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में है धातु। क्या है? धातु, द्रव्य तथा ऐसी वस्तुएं जिसमें नाप तौल का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के भेद में शायद द्रव्यवाचक छूट गया है, तो उसमें क्या है? 5वां नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे दूध, पानी, सोना, लोहा इत्यादि। लोहा ये क्या है? ये द्रव्य है। इसमें क्या है? इसमें पानी का आयतन लेगा, या सोना है या लोहा है, इसकी क्या करेगी? माप तौल की जाएगी। तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब इसके बाद सर्वनाम पढ़ने से पहले कुछ चीजों का जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सर्वनाम के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे पुरुष, इसमें क्या है? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जबकि हिंदी में क्या है? हिंदी में है उत्तर पुरुष। नंबर 1 उत्तर पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के बाद तीसरा है अन्य पुरुष। यानी उत्तर पुरुष में है मैं और हम, ये उत्तर पुरुष है। मध्यम पुरुष में है
तू, तुम, तू, तुम, आप, आप और आप लोग, आप लोग। यानी इसके बाद अन्य पुरुष वह, वे, ये और या। ये क्या है? अन्य पुरुष में आते हैं। क्या है? उत्तर पुरुष होता है मैं और हम। इसके बाद मध्यम पुरुष होता है तू, तुम, आप लोग। इसके बाद अन्य पुरुष में आता है वे, ये, वह और यह। ठीक है। इसके बाद ये चीजें, चूंकि जब आप वाक्य रचना करेंगे तब आपको इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आया लिंग। लिंग की बात करें तो संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और इसके बाद नपुंसक लिंग। ये संस्कृत में है। ये संस्कृत में। हिंदी में क्या है? दो ही लिंग माने गए हैं। हिंदी में दो लिंग हैं। कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अच्छा, या भी क्या है? लिंग भी एक विकारी शब्द ही है। तो लिंग है, इसमें क्या है? लिंग के जब भेद हुए, हिंदी में क्या है? ये। तो लिंग के जब भेद हुए तो एक बना पुल्लिंग, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब है पुरुष का बोध कराए, पुरुष का पुरुषत्व का बोध कराए, बोध। और इसमें स्त्री या महिला, महिला का, महिला नहीं कहेंगे, स्त्री जाति लिख देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। स्त्री जाति का बोध कराए। यानी संस्कृत में है 3 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जबकि हिंदी में है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है? पुरुषत्व का बोध कराए, यानी पुरुष जाति का जिसमें बोध हो उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। अब इसमें क्या है? दूसरे में स्त्रीलिंग में जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब ये तो हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन हम अगर आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन पेपर में कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए कुछ नियम है। वो नियम मैं 1 बाय 1 करके आपको बता रही हूँ, उनको नोट कर लीजिए एकदम कहीं, और नोट करके जिससे कि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो, इनको रट डालिए और इसमें 1-2 नंबर आपका फंसेगा ही फंसेगा। तो इसमें क्या है? पुल्लिंग की पहचान, पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान। तो नियम नंबर 1, इसमें क्या है? जिन शब्दों के अंत में क्या हो जाए? आ, आओ,
आओ के बाद पा, पन, पन के बाद न। जिन शब्दों के अंत में क्या लग जाए, आ, आओ, पा, पन, न लग जाए, वो शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। पहला। दूसरा, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है कि पर्वत, पर्वत मास, मास का मतलब कार्तिक मास, चैत्र, फाल्गुन, वैशाख, ये वाले मास, मास, मास। इसके बाद वार, वार का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, ये सब क्या है, वार, वार। इसके बाद कुछ ग्रह, कुछ ग्रह, कुछ ग्रह, कुछ ग्रह, कुछ ग्रह हैं जैसे सूर्य, सूर्य, मंगल, मंगल, बुध, बुध, बुध के बाद सूर्य और चंद्र। ये क्या है, कुछ ग्रह हैं। ये क्या हैं, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। कौन कौन, क्या क्या आता है, पर्वत, मास, वार, कुछ ग्रह, सूर्य, मंगल, बुध और चंद्र, ये क्या हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। फिर इसके बाद नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 कहता है कि अनाजों के नाम, अनाजों, अनाजों के नाम, अनाजों के नाम। इसके बाद द्रव्य पदार्थों के नाम, द्रव्य पदार्थों, द्रव्य पदार्थों के नाम। इसके बाद रत्नों के नाम, रत्नों के नाम। इसके बाद जल, स्थल, भूखंड, भूखंड, भूखंड के बाद वर्णमाला, वर्णमाला के कुछ कुछ अक्षर। क्या नियम नंबर 3 कहता है कि अनाजों के नाम हो, द्रव्य पदार्थों के नाम हो या रत्नों के नाम हो, जल, स्थल, भूखंड तथा वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं, उनमें क्या है, हमेशा क्या है, पुल्लिंग लगता है। फिर इसके बाद नियम नंबर 4, चलो नियम नंबर 3 तक ये हो गया। इतने ही पर्याप्त है। आप अगर पुल्लिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है, इसमें अगर आप इसको तीनों क्या नियमों को पढ़ लेंगे तो ये नियम आपके कभी क्या है, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके बाद स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्री लिंग की पहचान। तो इसमें क्या है, नियम नंबर नियम पहला कहता है कि जिन शब्दों के अंत में ख अक्षर हो, पहला, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, ख अक्षर हो। पहला नियम कहता है कि जिन शब्दों के अंत में ख अक्षर हो उसमें क्या है, स्त्रीलिंग लगेगा। दूसरा कहता है, नियम दूसरा कहता है कि जिन शब्दों के अंत में क्या हो,
अंत में क्या हो, ट, ट के बाद वट, वट के बाद या, वट या हट हो, तथा जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के यानी अंत में क्या हो, टा हो, वट हो या हट हो, तथा, तथा क्या हो, तथा ईकारांत हो, ईकारांत, ईकारांत, ईकारांत का मतलब क्या है, जिसमें बड़ी लास्ट में हो, उकारांत जिसमें बड़ा वो लास्ट में हो, तो ईकारांत, उकारांत, उकारांत, इसके बाद तकारांत, तकारांत, और तकारांत के बाद सकारांत, सकारांत, यानी स्त्रीलिंग की पहचान होगी जिनमें सबसे पहला होगा जिसमें अंत में खा हो, वो स्त्रीलिंग ही ज्यादातर होता है, ज्यादातर। फिर इसके बाद जिसके अंत में टा हो, वट हो या हट हो, उसमें भी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसके अलावा ईकारांत, उकारांत, तकारांत और सकारांत, यानी ये रांत का मतलब होता है अंत का वर्ड, तो जिसमें ये वर्ड अंत में हो उनमें क्या है, स्त्रीलिंग 100% होता है। इसके बाद नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, नियम 3, नियम 3 कहता है, नियम 3 कहता है कि भाषा, भाषा, बोली, भाषा, बोली, लिपि, लिपि, लिपि के बाद नदियों के नाम, नदियों के नाम, इसके बाद पृथ्वी, कुछ ग्रह का बताया था अभी कि वो पुल्लिंग होते हैं, जबकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पृथ्वी, तथा जिसके अंत में, अंत में या आता हो, आता हो, क्या है, नियम तीसरा कहता है कि भाषा हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, कोई भी लिपि हो, किसी भी नदी का नाम हो, पृथ्वी हो, पृथ्वी ग्रह हो, या जिसके अंत में या शब्द आता हो, वो हमेशा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। इसके बाद नियम 4 कहता है, नियम 4, नियम 4 कहता है कि जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, अंत में क्या हो, ई हो, यानी बड़ी ई हो, इया हो, इसके बाद इन हो, नी हो, आनी हो, आनी के बाद आइन हो, आइन हो, आ हो, ईका हो और इनी हो, वो भी क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के ही शब्द होते हैं। कौन कौन से, नियम 4 कहता है कि जिन शब्दों के अंत में ई हो, यानी बड़ी ई हो, इया हो, इन हो, नी हो, आनी हो, आइन हो, अन हो, इका हो, इनी हो, ये शब्द भी जिनके शब्द लगे हों तो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। आज की मेरी ये क्लास कैसी लगी, आप कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी कि नहीं लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।